हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी के 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें है भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका, नागरिकता, मूल अधिकार। अब हम कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इसके भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम इसका आखिरी पार्ट देखेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में है। तो डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये एक तरीके की ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कानून बनाते समय इनका ध्यान रखेगी। ठीक है। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। ये संविधान के भाग 4A में 51(4) का में या 51A में दिए हुए हैं। जब मूल कर्तव्य बना था या इसको बनाया गया था तो इसमें सिर्फ 10 प्रावधान थे या 10 पॉइंट थे। फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य में भी एक पॉइंट जोड़ा गया, 21 का, ठीक है, जो कि शिक्षा का प्रावधान करता है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो डीपीएसपी होते हैं ये समाज की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सरकार को कुछ निर्देश है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जब भी कानून बनाएगी तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही बनाएगी। ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, ये गलत है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसके प्रावधानों को शामिल नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, ये बाध्य नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वो कोई भी कानून बनाए तो वो इनका ध्यान रखे। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल ए, डी होगा इसका उत्तर। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ अनुदेश है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा इसमें एक मौलिक कर्तव्य है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, वोट करने का कर्तव्य, या करों के भुगतान करने का कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या है? बी, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ दिए हुए हैं? मौलिक कर्तव्य भाग 4A में काम में अनुच्छेद 51 काम में दिए गए हैं। इसमें 11 कर्तव्यों का वर्णन है, जिसके तहत यह उल्लेख किया गया है कि यह हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह मिश्रित भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसको संरक्षित करने का प्रयास करे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य को प्रयास करना होगा इनमें से किसका किसका? अंतरराष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का, ये भी बिल्कुल सही है। परमाणु निशस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि के लिए क्या शामिल है? तो इसका उत्तर होगा बी, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयास करेगा। क्या क्या है? कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध स्थापित करेगा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आभार का भाव बढ़ाएगा, और अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें किसी भी तरीके से परमाणु निशस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं होने की नीति को प्रोत्साहन देने का ये पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में किसमें निहित है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निहित है? तो ये निहित है 36 से 51 तक में। ठीक है, भाग 4 में 36 से 51 तक दिए गए हैं डीपीएसपी।
ठीक है। और ये वो तत्व हैं जो व्यवस्था को चलाने में सरकार को ध्यान में रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये वाद योग नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और इसे कहाँ के संविधान से लिया गया है? इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण है? मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, संघ की न्यायपालिका का, किसी संसद का? तो डीपीएसपी का प्रावधान है भाग 4 में। भाग 3 में किसका है? भाग 3 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। 4 का मूल कर्तव्यों का उल्लेख है इसमें 51 का अनुच्छेद के तहत। और भाग 5 क्या है? संघ सरकार या संघ के बारे में, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसके बाद वाला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे उसमें हम संघ सरकार के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, पूर्व सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से या चीन से? मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य सोवियत संघ, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रस्तुत न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसको सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है? सामाजिक और राजनैतिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो इसका उत्तर क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका अनुच्छेद आप याद रखेंगे, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और इसके अलावा आय और अवसरों की असमानताओं को भी ये कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जो भी परीक्षा आगामी होने वाली है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका टफनेस लेवल क्या होगा और वो कितने इजी पूछे जा सकते हैं या कितने मॉडरेट है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि है संघीय कार्यपालिका और विधायिका। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? जब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तब काम करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रपति अधिनियम 1969 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश बतौर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में काम करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति होंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं अवेलेबल है तो कौन काम करेगा? फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और जो ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 65 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो राष्ट्रपति के पद की अवधि होती है 5 वर्ष। देखिए अनुच्छेद 56 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 56 का ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 56 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अपने पद पर रहेगा, और 56 का के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, इसका प्रावधान है। भारत के अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक, और भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक प्रमुख अंग है, और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पे की जाती है, और भारत के वर्तमान और 16वें महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि नियुक्त होने के योग्य हो। कैसा व्यक्ति? कानून मंत्रालय में वो सचिव हो, कानून विश्वविद्यालय का डीन हो, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उसके अंदर योग्यता हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक, तो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। और जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में वो काम करता है। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। कौन करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति? कुछ समय के लिए स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? कुछ समय के लिए। ठीक, तो जो नई लोकसभा होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने तक सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। और राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और इसका मुख्य काम होता है कि वो नए सदस्यों को शपथ दिलाए और लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करे। इसके बाद फिर जब स्पीकर और लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाता है तो फिर इसका पद खत्म हो जाता है, इसका काम खत्म हो जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या कोई निश्चित अवधि नहीं है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, जनरली वो तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक कि सरकार रहती है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो महान्यायवादी बन सकता है या उसको उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 88 के अनुसार वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की पदावधि भारत के संविधान में निश्चित नहीं की गई है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव दिया था? एकवर्थ समिति, विवेक देवराय समिति, एसपी गांगुली समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए एकवर्थ समिति ने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कब? 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव प्रस्तुत किया था। फिर सन 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। सुझाव उन्होंने 1920 में रखा था, अलग किया गया था 1924 में। फिर 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समान बजट के साथ रेल बजट को फिर से मिला दिया गया। गणपूर्ति या जिसको कोरम भी कहते हैं, इसको पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ की कोरम की बात हो रहा है। लोकसभा के कोरम की बात होगी तो अलग नंबर्स रहेंगे और राज्यसभा के कोरम की बात होगी तो अलग नंबर्स रहेंगे। यहाँ पे आप ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे राज्यसभा के कोरम की बात कर रहा है। तो राज्यसभा में कोरम को पूरा करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 25 सदस्य होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, 1/10वां भाग होना चाहिए। यदि सदन की बैठक के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति नहीं होती है यानी कि कोरम पूरा नहीं होता है तो सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या बैठक को गणपूर्ति पूरा होने तक स्थगित कर दे। ठीक है, और राज्यसभा की कुल सदस्यता क्योंकि 245 है इसलिए 25 सदनों की उपस्थिति इसकी बैठक के लिए अनिवार्य है। यानी कि ये 25 सदस्य गणपूर्ति करते हैं यानी कि 25 सदस्य कोरम बनाते हैं। और अगर लोकसभा की बात करी जाए तो लोकसभा के लिए गणपूर्ति के लिए सदस्य कितने होने चाहिए? 55 होने चाहिए। ये याद रखेंगे आप। वैसे क्या होता है कि 1/10वां भाग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप।
कि कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए कोरम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ की कार्यकारी शक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में? तो अनुच्छेद 53 प्रावधान करता है संघ की कार्यकारी शक्ति। 53 संघ की कार्यकारी शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन की बात करता है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 76 में प्रावधान है भारत के अटॉर्नी जनरल का। ये आर्टिकल्स आप जैसे लिखे हैं एज इट इज याद करिए, क्योंकि आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में दया याचिकाएं किसे संबोधित की जाती हैं? यानी कि दया याचिका किसके पास की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो ये राष्ट्रपति को की जा सकती है। दया याचिका के लिए अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक सहारा है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को की सजा को क्षमा करने, उसे रोकने, विराम देने या कम करने या सजा को निलंबित करने की शक्ति होती है। ठीक है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। हालांकि यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे ही, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करते हैं और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यह अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के साथ साथ अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 338। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अंतर्गत एससी के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के विषय में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करता है और एससी के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों में पूछताछ करता है। ठीक है, ये इसके प्रमुख काम होते हैं। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों के निर्देशन और समन्वय करता है और ये समय समय पर आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करती है और मूल्य नियंत्रण, एफडीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय भी लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसके पहले की भी जो क्लासेस है आप उनको 2-3 बार सुनिए ताकि आपको वो आंसर्स लर्न हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।